नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सवाई माधोपुर के बामनवास ब्लॉक में मिड डे मील में घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में बांटे जाने वाले पोषाहार में सेंधमारी कर 85 लाख रुपए का गबन कर लिया। मामले का खुलासा होने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने 8 कार्मिकों के खिलाफ बामनवास थाने में गबन का मामला दर्ज करवाया है। घोटाले में तत्कालीन बीईओ हरिप्रसाद मीणा, एबीईओ बाबूलाल मीणा, बीईओ कार्यालय के ही संविदा कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर शिवशंकर शर्मा और अन्य ऑपरेटर पवन शर्मा के नाम सामने आ रहे हैं। घोटाले में बीईओ कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक ओम प्रकाश भारद्वाज, कनिष्ठ लिपिक अजीत सिंह मीणा की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आरोप है कि इन लोगों ने बामनवास ब्लॉक के सभी स्कूलों के खातों में भेजी जाने वाली राशि को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया। तो लगभग 85 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। यह मामला जो है वो पोषाहार मिड डे मील से जुड़ा मामला है। अभी जांच की रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है। हमारे ऑफिस से जो भी उन्होंने दस्तावेज मांगे, जो भी हमसे उनकी सहायता हुई, वो हमने पूर्ण रूपेण से 84,92,200 रुपये बता। जांच रिपोर्ट सीओ साहब को सौंप दी है और वहाँ से जैसे भी जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाई जिसका जिस तरह का दोष है उसके अनुपात में कार्रवाई की जाएगी और सक्षम अधिकारी से कार्रवाई करवाई जाएगी। जो हमारे लेवल से ऊंचे अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी, हम उनको प्रपोजल बना के भेजेंगे। सवाई माधोपुर के बामनवास ब्लॉक का मामला है। मिड डे मील में घोटाले का मामला सामने आया है। मिड डे मील को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन इस बार ये बड़ा घोटाला जो सामने आया है, लगभग 85 लाख रुपए के गबन का आरोप है। और शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में बांटे जाने वाले पोषाहार में सेंधमारी की और 85 लाख रुपए का गबन कर लिया। जो राशि, जो फंड ट्रांसफर किया जाना था अलग अलग स्कूलों में, विद्यालयों में अकाउंट में, उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया इन्होंने और बच्चों के पोषाहार में सेंधमारी करके 85 लाख रुपए का गबन कर लिया। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, मिड डे मील को लेकर सवाल खड़े होते हैं, क्वालिटी को लेकर तो सवाल खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ क्वालिटी की तो बात ही नहीं थी। यहाँ तो मिड डे मील की जो रकम थी वो खुद डकार गए सब। जी, अब एक बताना चाहूंगा, मामला सवाई माधोपुर जिले की बामनवास पंचायत समिति का है। जी, यहाँ पर नवंबर 2009 से लेकर 15 तक के बीच में करीब 85 लाख रुपए का घोटाला शिक्षा विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और साथ ही जो अनुबंध में 2-1 कंप्यूटर ऑपरेटर लगे थे, उनके सहयोग से जालसाजी करके किया गया है। जिसमें इन्होंने स्कूल के अकाउंट के बजाय अपने खुद के खाता नंबर में बैंक में डाल के, कंप्यूटर में डाल के और बैंक से राशि अपने खातों में ट्रांसफर करा ली है। जिसकी वजह से जो पोषाहार बच्चों को मिलना था, मिड डे मील का भोजन मिलना था, वो उन तक सही सलामत नहीं पहुंच पाया। उसमें से महज खाना पूर्ति करके काम चलाया गया और बाकी की एक बहुत बड़ी राशि जो है वो उन्होंने हड़प कर ली है। लेकिन अरविंद, अगर ये सारी चीजें की गई हैं और अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर किए गए, तो अकाउंट नंबर भी इनका पर्सनल था, क्या इन चीजों की पिछले 7 साल में भनक नहीं लगी किसी को? जी, बताना चाहूंगा, जैसे ही जिला परिषद के जो सीईओ हैं पीसी पवन जी, उनको इस मामले की जानकारी मिली, उन्होंने कलेक्टर से इस मामले में बात की है। बात करने के बाद एक कमेटी बनाई गई 5 लोगों की, डिपार्टमेंटली, जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लेवल से संचालित की गई और उन्होंने जांच में ये पाया कि वास्तव में अपने खाते नंबर डाल के इन्होंने जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी थे इसके पंचायत के, और जो अनुबंध पे 1-2 लोग थे, यहाँ तक कि बैंक के कुछ कर्मचारी भी इसमें मिले हुए, जिन्होंने इस राशि को बिना अकाउंट नंबर टेली किए स्कूलों के नाम से पर्सनल खातों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 85 लाख रुपए के गबन का आरोप है। ये मिड डे मील से जुड़ा मामला है। जो पोषाहार बच्चों को दिया जाना था, जिसके लिए स्कूल में फंड ट्रांसफर करने थे, वो अपने पर्सनल अकाउंट में इन लोगों ने ट्रांसफर करा लिए और ये पिछले 6-7 साल से लगातार चल रहा था।
कोटा रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है और यह धमकी एक पत्र के जरिए दी गई है। बुधवार को सवाई माधोपुर के पूछताछ केंद्र पर सफेद लिफाफे में यह धमकी भरा खत मिला था। इसकी जानकारी कोटा रेलवे स्टेशन, कोटा मंडल डीआरएम समेत पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम को भी दी गई है। धमकी के बाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्धों पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर आने जाने वाले शख्स को चेक किया जा रहा है। कल ही रेलवे जबलपुर जोन के जीएम रमेश चंद्रा का कोटा दौरा भी प्रस्तावित है। धमकी भरे खत ने कोटा रेल मंडल में फैलाई हुई है सनसनी। सवाई माधोपुर के पूछताछ केंद्र पर कोई शख्स एक सफेद कलर के लिफाफे में धमकी भरा खत छोड़ करके गया, जिसमें कोटा मंडल की डीआरएम समेत पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इसी के साथ में अगले 15 दिन में कोटा रेलवे स्टेशन पर धमाकों की धमकी दी है। कल कोटा रेल मंडल में जीएम का दौरा है, जिससे पहले इस धमकी भरे खत का मिलने के बाद में पूरे रेल मंडल में हड़कंप मच गया है। कोटा रेलवे स्टेशन पर समेत जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो पुलिस के जवान हैं, रेलवे सुरक्षा बल के जो जवान हैं, वो तैनात किए गए हैं और हाथों में मेटल डिटेक्टर के साथ में हर आने जाने वाले को चेक किया जा रहा है। सुरक्षा कोटा रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर हर वक्त 24 घंटे यहाँ पर निगाह रखी जा रही है। हर आने जाने वाले को मेटल डिटेक्टर की मदद से चेक किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की मदद से ट्रेन्स को चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई कमी ना रह जाए, सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए। ऐसे में फिलहाल अभी जो रेलवे सुरक्षा बल समेत तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, इसे महज एक धमकी ही के तौर पर ही नहीं, इसे अफवाह के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। कैमरामैन सेक्शन के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया कोटा। कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल को फरार हुए आज 6 महीने हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। 4 सितंबर 2015 को परबतसर से आनंदपाल सिंह पेशी से लाते वक्त फरार हो गया था। पुलिस थाने से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर की तमाम टीमें आनंदपाल की तलाश में जुटी हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस के आला अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सैकड़ों पुलिसकर्मी आनंदपाल की तलाश में गठित टीमों में शामिल हैं। 6 महीने में करीब 500 से ज्यादा जगहों पर दबिश दी गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बुधवार को भी आनंदपाल के सहयोगी श्री वल्लभ के घर वालों से एसओजी ने पूछताछ की। कल ही विधानसभा में भी आनंदपाल का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और अब यहां पर आनंदपाल की 6 महीने की फरारी जो है, 6 महीने से जो फरार है आनंदपाल, ये अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। रोजगारेश्वर मंदिर को लेकर आज मंदिर के निर्माण कार्य की तारीख का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि 300 साल से लगातार शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में पूजा अर्चना होती आई है। इस बार भी महाशिवरात्रि 7 मार्च को है और बताया जा रहा है कि रोजगारेश्वर मंदिर के हूबहू बिल्कुल मिलता जुलता मंदिर का दूसरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। प्रदेश में आज से 12वीं बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए हैं। हम आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, ये जयपुर की, अजमेर की और कोटा की तस्वीरें हैं, जहां पर छात्र छात्राएं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा को सफल बनाने के हर संभव प्रयास किए गए हैं। नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर उड़न दस्ते का इंतजाम तो किया ही गया है, साथ ही परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। बोर्ड अध्यक्ष बीएल चौधरी ने परीक्षा में शामिल हो रहे सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं और उनसे ये आशा रखते हैं कि वो बोर्ड के विभिन्न नियमों के अनुसार किसी भी
अनियमित गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे और केंद्राधीक्षकों से, वीक्षकों से और प्रशासन से जो हमारे साथ सहयोग कर रहा है, उनसे भी ऐसी अपेक्षा है कि परीक्षा को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी कदम उठाए गए हैं, उन कदमों को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाने में पूरा सहयोग। अलवर के बहरोड़ के खोहरी गांव के रहने वाले शिवचरण उर्फ शिवराम का अपने एक रिश्तेदार को दिया हुआ वादा उनके गले की फांस बन गया है और यही वजह है कि वो पिछले 47 साल से 10वीं बोर्ड की परीक्षा लगातार दे रहे हैं और उन्हें अभी तक इसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। इस बार भी वो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिवराम ने बिना हाई स्कूल पास किए शादी न करने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अभी हम निम्न कथनों को पूरा करें। और ये हमारे बाबा शिवचरण जी हैं, ये 47वीं बार परीक्षा दे रहे हैं अब की बार। और इनकी जिद थी, इनके हमारे बुजुर्ग बताते हैं पहले से जब इनके रिश्ते के लिए आए थे तो इन्होंने कहा कि जब तक मैं 10वीं क्लास पास नहीं कर लेता उससे पहले मैं शादी। I like reads, I like some good books, I like reads. I am not weak, I am not weak, I am not weak, I trying to pass 10th class. विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होनी है। आपको बताते हैं कि आज विधानसभा में कौन कौन से बड़े सवाल जो हैं वो उठ सकते हैं। माडा योजना के काम को लेकर जगदीश नारायण मीणा का एक सवाल है। इसके अलावा फार्म पॉन्ड योजना में अनुदान बढ़ाने को लेकर घनश्याम मेहर का भी सवाल है। बड़ी सादड़ी में खेल स्टेडियम की योजना को लेकर गौतम कुमार ने अपना सवाल लगाया है। इसके अलावा तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की योजना का संजीव कुमार ने सवाल पूछा है। जनजाति उप योजना क्षेत्र की भर्तियों में आरक्षण के प्रावधानों को लेकर विधायक देवेंद्र कटारा का सवाल है। वहीं खिलाड़ी प्रशिक्षण कैंप में खिलाड़ियों का मानदेय बढ़ाने को लेकर विधायक द्रौपदी मेघवाल ने अपना सवाल लगाया है। ये तमाम अहम सवाल हैं जो आज विधानसभा में उठ सकते हैं और इस पर सरकार से जवाब मांगा जा सकता है। चौथा दिन है विधानसभा के बजट सत्र का और आज धन्यवाद प्रस्ताव पर भी बहस आज होनी है। इसके अलावा जो अहम सवाल हैं वो भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आज कौन कौन से अहम सवाल हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, जिन पर सरकार जवाब दे सकती है। अलग अलग विधायकों ने अपने अपने सवाल लगाए हैं। माडा योजना में काम को लेकर जगदीश नारायण मीणा ने सवाल पूछा है। फार्म पॉन्ड योजना में अनुदान बढ़ाने को लेकर घनश्याम मेहर का सवाल है। वहीं बड़ी सादड़ी में खेल स्टेडियम की योजना को लेकर गौतम कुमार ने अपना सवाल लगाया है। तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की योजना का सवाल संजीव कुमार ने पूछा है। इसके अलावा जनजाति उप योजना क्षेत्र की भर्तियों में आरक्षण के प्रावधानों को लेकर विधायक देवेंद्र कटारा का भी सवाल है। जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, बताएं आज क्या महत्वपूर्ण है विधानसभा के इस आज चौथे दिन में? देखिए अभिषेक, अभी जो पहला सवाल था वो जगदीश नारायण मीणा का था। माडा योजना को लेकर के सवाल था और खासतौर से उन्होंने जम्वा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए पूछा था। इस पर मंत्री ने जवाब भी दिया और कहा कि जम्वा रामगढ़ से कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। लेकिन जब जगदीश नारायण मीणा ने ये कहा कि उनकी तरफ से 58 प्रस्ताव भेजे गए हैं जो कि लंबित है, तो सदन पूरा चौंक गया। जगदीश मीणा ने कहा कि विभाग के अधिकारी मंत्री को सही जानकारी ही नहीं दे रहे। इस पर मंत्री नंदलाल मीणा ने भी सदन को कहा कि अगर किसी ने जवाब देने में लापरवाही बरती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। वहीं दूसरा सवाल अभी चल रहा है जो घनश्याम मेहर की तरफ से था, वो किसानों को फार्म पॉन्ड योजना के तहत दिए जाने वाले अनुदान को लेकर सवाल पूछ रहे थे। उनका कहना था कि क्या सरकार ने अनुदान कम किया है करौली जिलों के किसानों के लिए? तो कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र की योजना में ये अनुदान कम किया गया है और ये सभी जिलों के किसानों के लिए किया गया है। इस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की भी कोशिश की और सरकार पर आरोप भी लगाए, लेकिन प्रभुलाल
सैनी ने सफाई से जवाब दे दिए और अभी भी सवाल पर जवाब चल रहा है। बिल्कुल शशि, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि अक्सर हमने देखा है कि विधायक हो या मंत्री हो, यहां तक कि मंत्री भी खुल्लम खुल्ला कई बार कह चुके हैं इस बात को, बड़ी साफगोई से कहते भी रहे हैं कि अधिकारी कई बार उन जो तमाम जरूरत की बातें होती हैं वो छुपा लेते हैं या सवाल जो है वो दबा लेते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो अधिकारियों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं और एक बार फिर सदन में यही मुद्दा उठा है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज जो सवाल उठा माडा योजना का, उस पर जब सरकार की तरफ से जवाब आया तो जगदीश नारायण मीणा ने अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि 58 बार वो इस तरह के प्रस्ताव भेज चुके हैं, इस तरह के सवाल उठा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। बिजली की तारों में करंट दौड़ते हुए तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी इंसान में करंट दौड़ते हुए सुना है? यह रिपोर्ट जरा देखिए। दौसा में एक घर ऐसा भी जहां बिजली कनेक्शन के साथ साथ परिवार के सदस्यों में भी करंट दौड़ता है। गेटोलाव रोड निवासी गिरिराज प्रजापति के परिवार के करीब सभी सदस्यों के छूने से दूसरे को वैसा ही झटका लगता है जैसा कि बिजली के नंगे तारों को छूने से लगता है। हालांकि परिवार का कहना है कि ऐसा उनके साथ पिछले 10 दिनों से हो रहा है। थोड़ा सा झटका लगता है हाथ में, मैं किसी के भी हाथ लगाऊंगा ना, मान लो आपके भी लगा दूं तो आपके भी झटका लगेगा और मेरे भी लगेगा। ये करीबन 10-15 दिन हो गए जब से आ रहा है और पहले मेरे बड़े भाई के आता था। 10-15 दिन से करंट आ रहा था बच्चों में। तो पहले तो बड़े बच्चे में आया था, तो बड़े बच्चे ने बाहर से आके हाथ लगाया तो इसमें थोड़ी चिंगारी छूटी। उसके बाद में मैंने देखा मैं बच्चों में ये क्या परेशानी हो रही है। फिर छोटा बच्चा है अपना पोता, उसने मेरे को पकड़ा तो जलन सी लगी, एक साथ लगे तो सारे परिवार के अंदर मेरी घरवाली को आने लग गया, बच्ची को आने लग गया, एक छोटा बच्चा है राहुल उसको आने लग गया। बच्चों से लेकर बड़ों में भी करंट दौड़ने के मामले से जहां परिवार के लोग परेशान हैं, वहीं डॉक्टरों का मानना है कि मानव शरीर में ऊर्जा का संचार जरूर होता है, लेकिन करंट आने की वजहों का खुलासा रिसर्च के बाद ही होगा। मानो बॉडी के अंदर होती है, अगर सोडियम पोटेशियम का डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उनको आभास होता है ऐसा। तो हमारे तक इलेक्ट्रोलाइट्स जो इम्बेलेंस हो जाता है तो उनमें कई बार ऐसा आभास होता है, लेकिन वो करें सही परिवार में तो वो संभव नहीं है। बेशक डॉक्टर और बिजली विभाग के अधिकारी इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, लेकिन सच तो यह है कि अंधेरे में करंट दौड़ना वो भी एक नहीं बल्कि परिवार के 5 सदस्यों में आज भी एक पहेली बना हुआ है। लक्ष्मी अवतार शर्मा, जी मीडिया, दौसा। गर्मी से राहत और बिजली की भी बचत। केंद्र सरकार की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी ने ऐसे पंखे और एसी बाजार में उतारने की योजना तैयार की है जिसके इस्तेमाल से बिजली बिल भी कम आएगा और आपको गर्मी से राहत भी ज्यादा मिलेगी। इसे कहते हैं बिजली की बचत के साथ गर्मी से राहत का सौदा। सस्ता एसी और पंखा बेचेगी सरकार। सरकारी एसी पंखे से बचेगी बिजली, मासिक किस्तों पर होगा उपलब्ध। वो दिन दूर नहीं जब आप पसीने से तरबतर होकर घर पहुंचे और सरकारी एसी और पंखे आपको चंद मिनट में कूल कर दें। एसी की ठंडी हवा खाते वक्त आपको ज्यादा बिजली बिल आने का टेंशन भी नहीं रहेगा। बिजली बचाने के लिए केंद्र सरकार की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड बहुत जल्द कम वॉट के एयर कंडीशनर और पंखे बेचने की तैयारी कर रही है, जिसकी कीमत बाजार में मौजूद दूसरे उत्पादों के मुकाबले सस्ती होगी। साथ ही इसके इस्तेमाल करने पर बिजली की भी कम खपत होगी। इतना ही नहीं, इन उत्पादों को मासिक किस्त यानी ईएमआई के साथ भी इस स्कीम के साथ पेश किया जाएगा ताकि लोग बचत के हिसाब से आसानी से भुगतान कर सकें। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक मध्यम वर्गीय परिवारों में सबसे अधिक बिजली खपत लाइट और पंखों में होती है, लिहाजा एलईडी के बाद पंखा दूसरा उत्पाद है जिसे जल्द बाजार में पेश किया जाएगा। ये पंखा बाजार के मुकाबले सस्ता और 35% कम बिजली खपत करेगा। ऊर्जा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड शीघ्र ही कम बिजली खपत वाले पंखे पेश करेगी। उन्होंने 1000 रुपए प्रति इकाई के दर से टेंडर किया है, जबकि बाजार कीमत 1500 रुपए है। सस्ती एलईडी के लिए सरकार ने डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया था, जिसके तहत 7 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब पहले ही बांटे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,